तो आज हम बात करते हैं जो आज आप लोगों को टेस्ट दिया गया था डे 3 के लिए जो सेशन हमने शुरू किया है अभी मॉक टेस्ट या फिर आप उसको क्रैश कोर्स के रूप में ले सकते हैं, जिसके अंदर में हम डे बाय डे आप लोगों को एक पूरी प्रैक्टिस शीट आप लोगों को दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वहाँ पर रहेंगे। तो उसी चीज़ का आज मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जो पेपर आप लोगों को दिया गया था डे 3 के लिए, जिसके अंदर में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर एंड स्केलर से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन डाले हुए थे। बाकी जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं भाई, जो नए आज आ रहे हैं, तो उनके लिए नंबर 9416878402 है। इस पे मैसेज ड्रॉप करके आप लोग जान सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये आप अभी तक जो तैयारी करते आए हैं या नहीं की है, और जो अभी जुड़ रहे हैं या फिर तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप इस क्रैश कोर्स को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मैं ये आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आप 30 में से जो आपके नंबर जो आने वाले वो 28 से 29 ईजिली आप उनको ग्रेस्प कर सकते हो। बस ये है कि आप ईमानदारी के साथ में मेरे साथ में बिल्कुल जुड़े रहिएगा प्रैक्टिस सेशन के लिए, और उसी के साथ में आप अपनी तरफ से जितने भी एफर्ट लगा सकते हो लगाइएगा। लेकिन ये क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हो रही होंगी। कम से कम टाइम के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में अभी फिजिक्स का जो हो रहा है, इसी के बाद में हम मैथ्स का भी शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द मैथ्स का भी शुरू हो जाएगा, जो कि पीके द्विवेदी सर आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उसके अंदर में डाले जाएंगे। चलिए जुड़िए और बाकी आज इसका सॉल्यूशन देखिएगा और अपने आप को देखिए कहाँ पर आपने आज कितनी गलतियाँ की हैं और कितने आपके सही क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लोग के 20 से 22 नंबर बन रहे हैं तो मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपकी तैयारी है, वो बहुत अच्छे लेवल की है। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने नंबर इस एग्ज़ाम के अंदर में बने हैं जो डे 3 के सेशन के लिए आपको दिया गया था। चलिए सॉल्यूशन देखिए आप उसका। लोगों से बात करूंगा कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे उनको कैसे आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास में था कि जो वेक्टर मेरे पास में ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ए माइनस बी और ए के बीच में क्या रहेगा हमारे पास में, यानी कि ए आपके पास में वेक्टर ये है मान लो, और बी वेक्टर मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में है। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ए वेक्टर यहाँ पर हो और बी वेक्टर मेरे पास में इस डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये टोटली हमारे पास में क्या होंगे, डिपेंड करेंगे कि ए और बी की हमारे पास में क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर अलग वैल्यू आएगी और यहाँ पर मेरे पास में अलग वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जिसके अंदर में दिया गया था ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 30 यूनिट मेक एंकर इक्वल एंगल विद ईच ऑफ द एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर इसने कह रहा है कि मेरे पास में तीन जो वेक्टर्स हैं वो इसके साथ में एंगल बना रहे हैं। तो इसको सॉल्यूशन को कैसे कहेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर में आपको करना है कि मेरे पास में तीनों का मैग्नीट्यूड ए एक्स ए वाई और ए जेड मेरे को इक्वल दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच करने का सही तरीका बिल्कुल ये होगा कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड निकालने का आपको तरीका पता है कैसे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में ए वाई का स्क्वेयर प्लस में ए जेड का कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट ले लेंगे तो आपके पास में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो आपके पास में मैग्नीट्यूड निकल के आएगा √3 ए आ जाएगा मेरे पास में, यानी कि ए एक्स डायरेक्शन मान लो या ए मान लो, आप उसको एज इट इज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा, जिसका आप लोग को लिखना आता है कि हमारे पास में अगर मैं ये बोल दूँ ये किसके इक्वल रहने वाला है, ये मेरे पास में ए के इक्वल रहने वाला है, ये ए एक्स जो मेरे पास में आया था। तो क्या पूछा गया था आप लोगों से कि ए एक्स और ए वाई के कंपोनेंट की वैल्यू बताओ आप। तो ए एक्स मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपके पास में निकल के आने वाला ये ए √3 आपके पास में निकल कर आ जाएगा। अब इसको आपको जब भी अप्रोच करना होता है तो ए की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिवाइडेड बाय √3, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास अंडर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो हमें उसको रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करके हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे करेंगे तो आपके पास में 3 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे देन इट विल बी 10 √3 आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर की पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाला था वो ये था कि इसके अंदर में आपको दिया गया था कि दोनों हमारे पास में वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हैं, हर डायरेक्शन के अंदर में इक्वल यूनिट बना रहे हैं, और उसके पास में इसका मैग्नीट्यूड उन्होंने दे दिया, यानी कि ये वेक्टर था कुछ इस डायरेक्शन में जिसका 30 मैग्नीट्यूड था, और ये तीनों डायरेक्शन में आपके साथ इसका कंपोनेंट निकालना था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें बोल रहा है कि पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 3i प्लस में 4j, ये हो गया, और एक्सेलेरेशन उसने ये दे दिया इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेंटीमीटर इसने पूछी है। तो इसमें सिंपल आपको क्या करनी थी, इक्वेशन लगानी थी। अब देखो इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेकंड जो डे 2 में मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी, 3 इक्वेशन उन्हीं का यूज़ किया यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, कि इनिशियल वेलोसिटी आपको u दे दी गई है, फिर मेरे पास में एक्सेलरेशन दे दिया गया, यानी कि a मेरे पास में आ गया है,
और स्पीड इसने पूछी है 10 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम इसने दे दिया। तो 3 क्वांटिटी मेरे पास में आ गई है और निकालना है मेरे को फाइनल वेलोसिटी v। तो कौन सी यूनिट, कौन सा फॉर्मूला मेरे को रखना चाहिए, बिल्कुल सही समझा होगा आपने। कि 3 इक्वेशन है मेरे पास में, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये मेरे लिए बिल्कुल सूटेड फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि u मेरे पास में गिवन है तो मैंने इसको राउंड मार्क कर दिया, a मेरे पास में गिवन है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और t मेरे पास में गिवन है तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और v की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आपको ध्यान इसके अंदर में ये रखना है कि जहाँ पर भी मेरे पास में i डॉट i का मल्टीप्लिकेशन बनेगा उसको वैल्यू मेरे को 1 लिखनी है, बाकी इसके जो मैग्नीट्यूड आगे कोफिशिएंट लगे होंगे वो उसके साथ में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और जहाँ पर भी मेरे पास में i डॉट j आएगा या फिर i डॉट k आएगा तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 बनने वाले। तो इसी के अंदर में सिर्फ इतना ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं वो आप लोगों के साथ में, जिसमें बोला गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a 3i प्लस में j और b मेरे को यहाँ पर दूसरा ये वेक्टर दिया गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। जब भी आप लोगों को वेक्टर परपेंडिकुलर निकाल दिया जाए तो ऐसा बोला जाता है कि अगर a वेक्टर मेरे पास में जो है, b वेक्टर मेरे पास में है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा यानी कि c वेक्टर हम जो बोलते हैं, तो c वेक्टर हमेशा इसका परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि अगर मान लो आप कर्ल इस डायरेक्शन में करते हो तो इसका जो वेक्टर आएगा उसके बाहर की साइड में आएगा, या फिर उसके अगर आप इसको कर्ल अंदर की साइड में करते हैं तो इसका जो वेक्टर आएगा यानी कि इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इन साइड में आएगी। तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन आप लोगों को मिला होगा, उसके अंदर में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आ रहा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, तो इनके बीच में एंगल पूछा जा रहा है। तो जब भी आपके पास में इस तरह से आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये मेरे पास में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इसके अंदर में आपकी जो एंगल हो सकते हैं वो तो या तो मेरे पास में 0 एंगल आएगा या फिर मेरे पास में पाई एंगल यहाँ पर निकल के आएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। बी रोल्स टॉप ऑफ द स्टेयर विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। यहाँ पर आप लोगों के साथ में आपको क्या इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमें क्या माननी पड़ेगी, उसकी u जो मेरे पास में है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो रोल बैक शुरू कर रही है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी हमने 0 मान ली है। अब क्या कह रहा है इसके अंदर में, इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है कि वो ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे की साइड में आ रही है, यानी हर स्टेयर के ऊपर में h जो हाइट है ये h स्टेप का साइज है, और ये n जो है इसके अंदर में n सीढ़ियाँ हैं, n नंबर ऑफ सीढ़ी हैं वो यहाँ पर कवर कर गया। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास में कितनी हाइट ट्रेवल कर गया, NH डिस्प्लेसमेंट इसने कर ली भाई, डिस्प्लेसमेंट है ना। और इसके अंदर में आपको इक्वेशन कौन सी लगानी पड़ेगी, हाफ जो आती है हमारे पास में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ये आपके पास में निकालना पड़ेगा। तो u मेरे पास में 0 है तो ये वेलोसिटी तो मेरे 0 हो जाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास में फैक्टर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू NH इक्वल टू हाफ, क्योंकि अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है तो GT स्क्वायर यहाँ पर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। चलिए भाई, अब ये इक्वेशन मेरे पास में पहली हो गई है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस इसकी बात करूँ तो हॉरिजॉन्टली कितना आ जाएगा, बिल्कुल आपने सही समझा होगा इसके अंदर में कि मेरे पास में जो डिस्टेंस इसके निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू, अब इसके अंदर में कैसे निकालेंगे भाई, एक सीढ़ी है तो वो कुछ ना कुछ अपने पास में विड्थ रखती होगी, फिर उसके बाद में नीचे चलोगे तो एक दूसरी सीढ़ी आ जाएगी। जब ये ऊपर से नीचे कर रही होगी तो हाइट ये कवर कर रही है, लेकिन जब ये इस सीढ़ी के ऊपर में लुढ़कती हुई आ रही है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, बी ट्रेवल कर रही है। तो हम यह क्या बोल सकते हैं, इसकी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई है, यानी इसके साथ में एक वर्टिकल कंपोनेंट भी यहाँ पर चल रहा है और मेरे साथ में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यहाँ पर साथ साथ में चल रहा है। तो इसका टोटल मेरे पास में क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू NB मेरे पास में हो जाएगा। NB क्या हो गया, नंबर ऑफ सीढ़ियाँ जितनी उसने ट्रेवल करी, और B पर्टिकुलर की एक डिस्टेंस होगी। तो जब भी मेरे पास में डिस्टेंस यानी कि S पूरा डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो मैं कौन सी इक्वेशन इसके अंदर में लगाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास में जो सेकंड इक्वेशन है वो यहाँ पर आपको यूज़ करनी पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर इसके अंदर में यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सेलेरेशन मेरे पास में क्या रखना है आपको, यहाँ पर एक्सेलेरेशन मेरे पास में 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो मेरे पास यहाँ पर जो बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू NB विल बी इक्वल टू UT बन जाएगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास में T की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और T मेरे पास में क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई NB डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, U आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर में क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे जहाँ पर भी T की वैल्यू चाहिएगी, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। और इसका आंसर जो आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास में, जब इसको सोल्व करोगे आप 2U स्क्वायर H डिवाइडेड बाई GB स्क्वायर, कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर मेरे पास में ये इसका सही आंसर, ये इसका हमारे पास में सही आंसर क्या आने वाला है, 2H U स्क्वायर डिवाइड बाई GB स्क्वायर। बिल्कुल हाँ, ये मेरे पास में सही आंसर इसका आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में देख लेते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है इसके अंदर में, जिसमें बोला गया था कि 2 पेपर स्क्रीन A एंड B आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 200 मीटर, ए बुलेट PS 2A एंड B, यानी कि वो कह रहा है कि मेरे पास में 2 पेपर रखे गए हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 2 पेपर रखे गए थे, एक मिनट,
ये दो पेपर रखे हुए गए हैं कुछ इस तरह से, ये ए पेपर है और ये मेरे पास में बी पेपर है। तो एक बुलेट को इसके अंदर से डाला गया, ये बुलेट यहाँ पर गई, जैसे ही यहाँ पर ये गिर रही है तो हमने माना कि ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, जिसको हमने यू नाम दे दिया। भाई देखो जो कंसेप्ट है ना, उन्हीं के थ्रू हमें चलना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस के थ्रू यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये कंफर्म है कि हमारे पास में जो बुलेट होगी जब इसके अंदर से पीएस कर जाएगी तो ये अंडर ग्रेविटी फॉल होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये कहीं ना कहीं जाकर इस पॉइंट पर इसके साथ में हिट करने वाली है। जो दूसरी स्क्रीन मेरे पास में है उसको इस पॉइंट पर हिट करेगी। तो इन्होंने ये कहा है द होल इन द बी सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए। तो कह रहा है कि अगर ये यहाँ पर ए के अंदर में होल कर रही है तो यहाँ से ये नीचे की साइड में 40 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। देखो कंसेप्ट वही रहेंगी, चीज़ें वही रहेंगी, बस आपको समझने का, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का बहुत जरूरी हो जाता है इसके अंदर में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बी को हिट करेगी। इफ़ द बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग ए, ये कह रहा है कि ए पॉइंट पर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट ए इज, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पूछी गई है आप लोगों से। तो कोई इसके अंदर में ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ थी नहीं, सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना था कि जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच रही होगी, जब इसने क्या किया 200 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये मेरे पास में 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर में चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास में जब भी हॉरिजॉन्टल का कोई कंपोनेंट आपको यूज़ करना पड़ता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पर हमेशा और हमेशा मेरे पास में ए को क्या लेके चलना पड़ता है, मेरे पास में 0 लेके चलना पड़ता है। एक्सेलेरेशन वहाँ पर नहीं आता है, कोई भी अंडर एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आप डायरेक्टली इसकी सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे और ये मेरे पास में यू टी प्लस में 0 आ जाएगा। 0 क्यों, हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो ए मेरे पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आपके पास में निकल के आने वाला है 200 डिवाइडेड बाई यू निकल गया। देखो इनको कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए आपको किसी ना किसी एक दो इक्वेशन का यूज़ करते रहना पड़ेगा। किसी से आप टाइम निकालेंगे, किसी से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, किसी से वेलोसिटी निकालेंगे, बस वो सम अप करना आप लोगों को आना चाहिए। अब ये तो मेरे पास में टाइम आ गया। अब उसने पूछा क्या था भाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब उसने ए को हिट किया है, ए को जब उसने हिट किया है तो वहाँ पर उसकी मेरे को क्या बताओ, वहाँ पर मेरे को एक डिस्टेंस बताओ, उसकी स्पीड बताओ वहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए से बी तक जब वो पहुँच रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँच रही है, तो ये वर्टिकली कितना एक अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 40 सेंटीमीटर कर पा रही है और सेंटीमीटर कर पा रही है। तो मुझे तो अपनी सारी कैलकुलेशन मीटर के अंदर में करने की कोशिश रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट मेरे पास में मीटर होती है डिस्टेंस की। तो आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लगा दूं मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास में ए बी यहाँ पर रहने वाला है, हाफ, इसको मैं यहाँ पर रब कर दूँ। चलो यहाँ पर मेरे पास में आपके पास में मिल जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस में यू टी, दैट विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आपने बोला, क्योंकि ये यहाँ से जब नीचे की साइड में जा रहा होगा तो ये 40 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, तो 40 मेरे पास में आ गया। यू आपको यहाँ पर गिवन होगा, यू दे रखा है मेरे को, कितना दिया था भाई इसके अंदर में, यू आप लोग अभी निकाल के आए। अच्छा यू आपको निकालना, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर निकाली है ना। चलिए तो ए मेरे को पता है, टी मेरे को पता लग गया। ए कितना रखूँगा भाई, -9.8 आप लोग को इसके अंदर में रखना है। तो यहाँ से आप क्यों रखेंगे, क्योंकि अंडर ग्रेविटी ये फॉल कर रहा है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर में और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 700 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। तो इसके अंदर में कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि आपको दो कंपोनेंट यूज़ करने पड़ेंगे और दो कंपोनेंट में भी आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट बनी होती है, यानी कि एक्सेलेरेशन उसके अंदर में 0 रहेगा। तो ये एक इंप्लीमेंटेशन है, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री, यहाँ पर इसके अंदर में फायर किया गया है, सच दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 80 सेंटीमीटर। जब भी आपके पास में प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन आता है सबसे उसकी इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका एक डायग्राम बना लेना चाहिए। इसने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से आपको हिट जो दिया गया है, ये कुछ इसने बुलेट को इस तरह से फायर किया गया है। तो इनिशियली जो उसको वेलोसिटी दी गई थी वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास में उसका 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू मेरे पास में मिल गई 80 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल जो बना रही है इसके साथ में 30 डिग्री का मेरे पास में एंगल बना रही है। सच दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी ये मैंने 80 सेंटीमीटर ने गलती से लिख दिया। यहाँ पर कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो इस वेक्टर का जो वेलोसिटी उसने दी थी उसका वर्टिकल कंपोनेंट इसने 80 दे दिया, यानी कि ये मेरे पास में 80 आ गया। तो आपको जानकारी है कि वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि भाई उसके हमने यू वाई दे दिया, और यू वाई आपका जानकारी होगी कि वाई कंपोनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 80 मेरे पास में दे दिया। ये पहले स्टेटमेंट से मुझे हिंट मिल गया। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट उसने टी दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब पहुंचा होगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने का उसको जो टाइम लगा है वो टी लगा हुआ है।
अब पूछ रहा है कि इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t/4। तो ये अगर टोटल टाइम है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर t/4 के ऊपर में उसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है। तो ये t/4 के ऊपर में ये कहीं पॉइंट यहाँ पर रहा होगा, ये बॉडी जो रही होगी, या इससे पीछे रह सकती है, थोड़ी सी पीछे रहेगी, ये तो मैंने हाफ इसका रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस थोड़ा सा इसके हाफ पॉइंट से पीछे रहने वाली है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पास में दो वेलोसिटीज होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक तो उसके पास में वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक उसके पास जो रहने वाला है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। तो x और y दोनों कंपोनेंट रहेंगे। तो दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? मेरे पास में y कंपोनेंट उसने मेरे को दे दिया है, तो मेरी अब जो अप्रोच रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए? यहाँ पर मुझे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता लग गया। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे इसको सोल्व करेंगे देखो, अप्रोच देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये मेरे पास में इनिशियली जो एंगल बना होगा दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये यू वाई था, ये मेरे पास में 80 था। तो आपको जानकारी है कि मैं यू को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, यू वाई दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यू वाई की वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी गिवन है 80 होगी। यू आपको निकालना है साइन 30, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, साइन 30 मेरे पास में आ गया। तो साइन 30 आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये टोटल जो मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी इसको दी गई होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास में? इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में 160 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी। यानी कि अब कन्फर्म हो गया कि मेरे पास में यू आ गया भाई। चलो यू आ गया, तब क्या करते हैं इसके साथ में? अब इसके वर्टिकल कंपोनेंट को हो गया हमारे पास में, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो निकाल लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का क्या तरीका होता है? यू एक्स, यानी कि ये यू एक्स में निकाल लेता हूँ। तो यू एक्स आपको निकालने का तरीका पता है, यू कोस थीटा आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू की वैल्यू मेरे पास में 160 आ गई है, कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी? कोस 30 डिग्री हो गया। और जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे देन यू विल गेट 80√3 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 80√3 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलो भाई अब बात कर लेते हैं। तो मेरे पास में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में अब क्या पूछा गया आप लोगों से कि मेरे को ये बताओ कि t/4 के ऊपर में कितना उसका वेलोसिटी रहने वाला है। तो t/4 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम मेरे पास में क्या हो गया? t/4 हो गया। और t/4 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, 2u cos थीटा, सॉरी 2u sin थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2u sin थीटा और डिवाइडेड बाय कितना होता है भाई? जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका, और नीचे आपको 4 से डिवाइड कर देना। तो ये मेरे पास में टोटल टी की वैल्यू आ जाएगी किस किस के कंपोनेंट में? यू की फॉर्म में और मेरे पास में थीटा की फॉर्म में। यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल के आएगा वो आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा 4 सेकंड आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। यानी कि आपको क्या क्या पता लग गया भाई? अब यहाँ पर आप लोगों को जानकारी होगी कि मेरे पास में यू की वैल्यू जो है, यू एक्स की वैल्यू मेरे पास में 80√3 आ गई है। v की वैल्यू मेरे पास में क्या हो गई है? वो मेरे पास में ऑलरेडी यू वाई का जो था मेरे पास में वो 80 गया हुआ था, यू ये मेरे पास में था। और यहाँ पर आपको फाइनल कोई भी पॉइंट के ऊपर में पूछ रहा है तो आप इसका निकाल सकते हैं कंपोनेंट वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, भी आप लोगों ने इसका निकाल के दिखाया था। तो फाइनली मेरे को जब भी रिजोल्व करना पड़ेगा, इनको पॉइंट्स को रिजोल्व करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला याद रखना आप, यू एक्स स्क्वेयर, उसी इक्वेशन के थ्रू मैं यूज़ कर लेके आ रहा हूँ, यू वाई माइनस में जी टी का होल स्क्वायर, इसको आप रखेंगे और इसका पूरे का रूट ले लेंगे तो किसी भी पॉइंट पर जो भी टाइम आपको दिया गया होगा उस पॉइंट की वेलोसिटी आपके पास में निकल कर आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे और इस क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मेन जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको समझने वाले ये थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया टी का फॉर्मूला आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास में इसको रखना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी पता होना चाहिए, वर्टिकल उसने दे दी थी, तो इसका यूज़ करके वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी यूज़ करके मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। और दोनों को चाहूँ तो मैं कंबाइन करके जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला ये आप नोट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर आपको जानकारी होगी जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2as के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से भी आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दिया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्वेश्चन रहने वाला है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20√3 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द बॉल विल बी एट हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर टाइम टी इक्वल टू। तो ये कह रहा है कि हमारे पास में क्वेश्चन ज़्यादा इसके अंदर में हमें नहीं जाएंगे, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आप हॉरिजॉन्टली ये बात कर रहे हैं ना, बॉल इज थ्रोन ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये बॉल को इस तरह से ऐसे हमने हिट किया और ये इनिशियल वेलोसिटी इसने दी थी मेरे पास में कितनी थी 20√3 इसने दी है भाई, ये इसने इनिशियल वेलोसिटी दी है मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बनाया था।
विद द हॉरिजॉन्टल द बॉल विल बी एट हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये कह रहा है कि ये बॉल जो है 40 मीटर कब हो जाएगी, तो 40 मीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर में काम करना पड़ेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट पे काम करना पड़ेगा क्योंकि इसको हाइट पे ले जाने वाला कौन होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, आगे की तरफ में ले जाने वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो ये चीज़ भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ऊपर ले जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मेरे पास में फॉर्मूला मुझे पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, हाइट गिवन है, तो मैं सेकंड इक्वेशन पर काम करना चाहूंगा। देखो याद रखना कि हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, उसके अंदर मैक्सिमम हमें सेकंड इक्वेशन ही यूज करनी पड़ती है। तो एस इज इक्वल टू यू जो मेरे पास में रहने वाला है साइन थीटा टी, क्योंकि ये उसका रिस्पॉन्सिबल होगा कौन सा, ये वर्टिकल कंपोनेंट उसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसकी वैल्यू आपको जानकारी है कि ये यू साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम हो गया, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो हाफ जी टी स्क्वेयर इसका यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर में हाफ जी टी स्क्वेयर रखेंगे, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास में मिनिमम जो टाइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 सेकंड निकल कर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपके पास में सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को ध्यान में रखना है, क्या कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v1 फ्रॉम द पॉइंट ए। यहाँ पर इसके अंदर में पॉइंट ए के अंदर में दी गई है, एज द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम बी विद वेलोसिटी v2, द पॉइंट बी lies vertically below the highest point for the both bodies to collide it v2 divided by v2 v1 should be। तो ये इसके अंदर में ये कह रहा है कि भाई मेरे पास में पहले मैंने इस बॉडी को यहाँ से हिट किया और दूसरी बॉडी को मैंने v वेलोसिटी से इसको वर्टिकली यहाँ पर इसके अभाव में भेज दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हाइट रही होगी। तो हाइट निकालने का तरीका आपको पता है कि इनिशियल आपके पास में वेलोसिटी गिवन है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट होती है, और मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको जानकारी होगी। उसी फॉर्मूले के अंदर में जो हाइट का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था उसी से हम इसको यूज़ करेंगे। और हाइट निकालने का फॉर्मूला मैंने जो आपको दिखाया था वो क्या था, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये आपको फॉर्मूला बताया था। ओके अब ये क्या कह रहा है, बीचों बीच जा रही है, तो यानी कि इस बिल्कुल यहाँ पर हाइट में रहने वाली यानी कि एंगल आप मान सकते हैं कि 90 डिग्री होगा। तो ये तो था कि जब आपने बॉल को इस पर्टिकुलर एंगल पर हिट किया ये वाला, और जब इसके अंदर में साइन थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास में क्या आ जाएगा, ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g आ जाएगा। यानी कि दोनों की हाइट को आप मेजर करना है, इस पॉइंट से जो आपने थ्रो किया उसकी हाइट को और ये जो गया उसकी हाइट को आपस में कंपेयर कर देंगे तो आपके पास में जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि पहले आपने इस पॉइंट को हिट किया तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इसके हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g होता है हाइट निकालने का, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया, तो मैक्सिमम होगी हाइट उसकी दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g यहाँ पर निकल के आपके पास में आ जाएगा। और दोनों के रेशियो आप निकालेंगे v1 और v2 का, तो ये 0.5 आपके पास में निकल कर आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 को।
गिवन है कि ए कैनन बॉल हैज़ द सेम रेंज आर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ h1 एंड h2 आर द ग्रेटेस्ट हाइट इन द अबव पाथ फॉर विच दिस इज़ पॉसिबल। तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग को याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसके लिए ये रिजल्ट याद रख सकते हैं, 4 इंटू में h1 इंटू h2 आप इसको यूज़ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई अभी। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिया कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हमें अप्रोच शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि इसने एक बॉल थी, उसको थ्रो किया कितनी डिग्री पर, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना लिया भाई, ये 60 डिग्री एंगल हो गया विद द वेलोसिटी ऑफ 147, यानी कि ये जो वेलोसिटी है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 147, यानी कि ये वेलोसिटी आपको दी गई है 147 आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, यानी कि u था वो 147 दे दिया गया। देन द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। ये कह रहा है कि किसी एंगल पर जाएगा और उस पर जाकर इसका एंगल जो है वो मेरे पास में क्या बन जाए, 45 डिग्री बन जाए। तो वो मेरे को टाइम निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो मेरे पास में है, टाइम कितनी देर के बाद में 45 डिग्री ये बना लेगा, किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में। अब जानकारी है भाई 60 डिग्री पे यहाँ पे इंक्लाइन हुआ, फिर एंगल थोड़ा होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि जीरो एंगल बनाएगा। तो मुझे कहीं मिड में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट मिलेगा जो इसके साथ में क्या एंगल बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री का मेरे पास में एंगल बना रहा होगा। तो आपको जानकारी होगी इसकी कि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये मेरे पास में थीटा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी होगी, इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी वही वेलोसिटी यहाँ पर रहने वाली है भाई, चाहे मेरे पास में एंगल कुछ भी बन जाए। मुझे तो वेलोसिटी अपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रखना है। तो इस वाले के लिए निकालो, यहाँ पर आप लोगों ने निकाला कि कितने पे इंसिडेंट मैंने करवाया था, तो ये आपने कहा कि u cos कितनी डिग्री पे था, ये मेरे पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर में 60 डिग्री पर हमने इंक्लाइन किया था, ये 60 डिग्री हो गया। अब चाहे मेरे पास में किसी भी पॉइंट पर आप निकालो तो यही वेलोसिटी मेरे पास में होनी चाहिए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ये बोल रहा है कि मेरे पास में कितना हो जाए, ये 45 डिग्री हो जाए, तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये v वेलोसिटी रही होगी। तो इसका ये जो कंपोनेंट रहा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल रहा होगा, एक वर्टिकल रहा होगा, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, तो इसका क्या रहेगा v, और यहाँ पर मेरे पास में कोस, और कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री, यहाँ पर आप इसको मान के चलें। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों के कंपोनेंट मेरे पास में इक्वल हो जाने चाहिए। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को और एक इक्वेशन, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास में सेम है, देन इट विल बी इक्वल टू v इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाय √2। ये मेरे पास में आंसर आने वाला है किसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का। ये मेरे पास में वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ की वेलोसिटी आप लोगों को पता लग गई है। अब यहाँ पर आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट को भी निकाल सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, v की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास में आएगा, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। दैट विल बी इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास में आ जाएगा। क्यों आया भाई ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में एंगल मेरे पास में 45 डिग्री बन रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास में जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहे हैं, और ये जो वैल्यू इसकी इतनी आई थी 147 डिवाइड बाई √2 आई थी यहाँ पर। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, इसका जो एंगल था 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं लेके चल रहा हूँ, तो ये बनेगा व्यू, या v मैं बोल लूँ इसको साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या है, थीटा मेरे को 45 डिग्री मान के चलना है किसी पॉइंट के ऊपर में, जहाँ पर इसने पूछा हुआ है कि जो मेरे पास में एंगल 45 डिग्री बन जाए। तो थीटा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, v की मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी 147 बाई √2 आ गई। तो यहाँ से आपके पास में दोनों कंपोनेंट आ गए, कौन कौन से, एक मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है भाई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास में आया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास में कितना आ रहा था, v दैट विल बी इक्वल टू 147 बाई √2 आया था। ओके, और वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास में 147 बाई 2 आया मेरे पास में। ये दोनों वैल्यूज़ आप लोगों को मिल गई हैं। अब आपको करना क्या होगा, ये पूछा गया है कि किस टाइम के ऊपर में, तो हमारे पास में जो टाइम होगा इसका रिस्पॉन्सिबल, इसको इस पॉइंट तक ले जाने के लिए कौन रहेगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहने वाला, यानी कि ये वेलोसिटी का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी रही होगी वो मेरे को पता लग गई है। तो आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर vy है मेरे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो इसका y कंपोनेंट रहा होगा, और इस पॉइंट पर जो मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर में, y डायरेक्शन के अंदर में, प्लस में
मेरे पास में क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए टी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। वी वाई मेरे को पता लगे कितनी है, 147/2 हो गई है। यू वाई मेरे को कितना पता है, यू वाई आप लोगों ने अभी निकाली थी 147√/2 के नाम से आएगी। जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकाल रहे थे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में इनिशियल वेलोसिटी तो ये रही होगी ना, और ये उस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी जब ये एंगल 45 डिग्री बना रहा था, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ये 60 डिग्री बना रहा था। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में आने वाला है 147√3। ए की वैल्यू आप लगाएंगे 9.8, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो इसको -GT लेके चलेंगे, और टाइम मेरे को निकालना है तो आप इजीली इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसके आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 5.49 सेकंड आपके पास में आंसर इसका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ में, जिसके अंदर में गिवन है कुछ इसके अंदर में स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये आप इसके फॉर्मूला याद रख सकते हैं 15 और 16 में, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेता हूँ मैं। ए बॉयज़ प्लेइंग ऑन ए रूफ ऑफ द 10 मीटर हाई, आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर में यूज़ होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैं इसके साथ में क्वेश्चन बात करूँगा, नेगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाई। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू जो यहाँ पर आने वाला आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट 2t होता है मेरे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटिव बात कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ t बोल सकते हैं, या फिर जो उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा मेरे पास में होता है। तो आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली किसके ऊपर में डिपेंड करता है, ये मेरे पास में u sin थीटा आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, u y को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये उसी के ऊपर में डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर मेरे पास में ये आने वाला था। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4/√3 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल था, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज थी, ये मेरे पास में टी जो मेरे पास में आप इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट है, ये कह रहा है कि ये हाइट है, और ये मेरे पास में रेंज है। ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 4/√3 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट। तो आप कह सकते हैं कि रेंज जो है मेरे पास में 4/√3 ऑफ कितनी है, उसकी हाइट की है। तो रेंज का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, रेंज का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या है भाई, क्या रिप्रेजेंट करते हो रेंज को। तो रेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आता है मेरे पास में u², उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद करवाया था, u² sin 2 थीटा से डिवाइडेड बाई g, और उसकी हाइट का जो फॉर्मूला होता है अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी उसकी, दैट इज इक्वल टू u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, u² 2g के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, h की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से आप इसके एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब इसका एंगल निकालेंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर जो आपके पास में आंसर बनेगा, कितना बनने वाला भाई इसका आंसर, आपने किया होगा तो इसको इक्वेट करेंगे 21 जो मेरे पास में क्वेश्चन है इसका, देन इट विल बी इक्वल टू 110 इनवर्स 1/2 आपके पास में आंसर बनने वाला है। तो ये आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा 10 इनवर्स 1/√2 आ जाएगा। बस करना क्या था कि आपको फॉर्मूला जिसके अंदर में ध्यान रखने थे, दोनों फॉर्मूला आप रखेंगे तो आपके पास में क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। ए मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, यानी कि उस मैन की स्पीड जो है मेरे पास में दे दी है कितनी, 4 km/h दे दी है। हाउ लॉन्ग डज ही क्रॉस द रिवर ए वाइड। तो वो रिवर वाले क्वेश्चंस आगे जो मैंने आप लोगों को समझाए थे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक रिवर है जो कि 1 किलोमीटर चौड़ी है, और इसके अंदर में एक मैन है जो स्विम कर रहा है, जिसकी स्पीड मेरे पास में क्या है 4 km/h है इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर स्लो स्टेडली 3 km/h। यानी कि रिवर जो है वो 3 से बह रही है, और मैन की जो स्पीड है वो मेरे पास में कितनी है, वो 4 दे रखी है। एंड ही मेक इट्स स्टोक नॉर्मल टू द रिवर, यानी कि वो नॉर्मल टू द रिवर यहाँ से मूव कर रहा है। हाउ फार डज द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज अदर बैंक। तो ये आपको पास में डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसके मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्वेश्चन क्लास के अंदर में बताए थे, उसमें डायरेक्टली आपको यूज़ करना है और वहाँ से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। और उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहती है मेरे पास में, इसके डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, जब हमारे पास में ये सब चीज़ें गिवन हो तो आप उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितनी आ रही थी हमारे पास में, तो डिस्टेंस मेरे पास में आती है x² प्लस में d², यहाँ से आप इसको इजीली निकाल पाएंगे। तो आपके पास में इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो कितना बनेगा, आप इसके अंदर में पूरी वैल्यूज़ को इसके अंदर में पुट करते चलेंगे तो यू विल गेट द आंसर 750 मीटर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से, जिसके अंदर में बोल रखा है कि स्विमर क्रॉसेज फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ विड्थ d टू एंड फ्रो इन टाइम t1।
तो सेम वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन है। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो इसकी जो वैल्यू आई है आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 आप लोगों के पास में इसका आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकलर विद द इसके अंदर में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलो भाई थोड़ा जूम हो जाओ। हाँ देखो, इसके अंदर में बोल रहा है कि मैन स्टैंडिंग ऑन रोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है इसके अंदर में। ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, यानी कि कह रहा है कि एक आदमी है रोड पर खड़ा हुआ है, जैसे उसके ऊपर में बारिश गिर रही है तो वो उस अम्ब्रेला को 30 डिग्री पर लेकर खड़ा हुआ है। 30 डिग्री पर लेकर खड़ा हुआ है। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, वो अपनी अम्ब्रेला को गिरा देता है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, अब देखता है कि जो रेन्स हैं, रेन की ड्रॉप हैं, पहले जो उसको 30 डिग्री पर लेकर बचाव कर रहा था, जब वो दौड़ना शुरू करता है तो अब उसके सर पर गिर रही है वर्टिकली। देन एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, तो स्पीड पूछ रहा है रेन ड्रॉप की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो इसको अब अप्रोच करना शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझना आप लोग। थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं इस क्वेश्चन के ऊपर में। अब देखो इसकी एक एक वर्ड को हम समझना शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक मैन है, चलो भाई एक मैन है, वो पहले दौड़ रहा था, यानी कि वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, या फिर मैं कहूँ कि स्टैंडिंग में था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टैंडिंग में था। वो जब यहाँ पर स्टैंडिंग में था तो वो अपना जो अम्ब्रेला वो 30 डिग्री पर अपने ऊपर में टांग के खड़ा हुआ था। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेन जब आ रही होगी तो उसका बचाव जो करना होगा उसको, वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। जब उसने दौड़ना शुरू कर दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर मैं नीचे ग्राउंड मान लेता हूँ, ये मेरे पास में ग्राउंड में है, तो ये रेन कुछ, अगर मैं ये इसको हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ तो उसके ऊपर में 30 डिग्री पर कुछ इस तरह से गिर रही होगी। ये मेरे पास में 30 डिग्री पे इसके पास में रेन गिर रही है उसके सर के ऊपर में। अब उसने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया, यानी कि वो अब इस डायरेक्शन में ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया। तो अब उसको हुआ क्या कि रेन जो है उसको ऐसे फील हो रही है कि उसके सर के ऊपर में आने लग रही है। ये मेरे रेन की डायरेक्शन थी, तो रेन इस डायरेक्शन में ऐसे गिरने लग रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले जो उसके पास में एंगल बन रहा होगा, वो मैंने कहा कि ये 30 डिग्री का एंगल उसके साथ में बना रही थी। किसके साथ में? ग्राउंड के साथ में। ये ग्राउंड के साथ में उसका जो मेरे पास में थी 30 डिग्री उसके पास में आ रही थी, यानी कि ये रेन का जो है, रेन की वेलोसिटी मैं मानूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ गई मेरे पास में। अगर ये मैं मान के चलूँ तो ये मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ रेन है, किसके रिस्पेक्ट में? ये अब मैन जब मूव करना शुरू कर गया उसके रिस्पेक्ट में है। और यहाँ पर जो मेरे पास में है, अब मैन जो मूव करना शुरू कर गया है किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई वो जब दौड़ना शुरू कर गया है तो उसके सर के ऊपर में गिर रही है। वेक्टर है तो इसलिए मैंने इसको बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये बात यहाँ की हो रही है, लेकिन मैं उसको एक डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर में वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में चला गया और यहाँ पर जो उसके ऊपर में हॉरिजॉन्टली इस तरह से गिर रही है। तो वो कब गिर सकती है? वो तब गिर सकती है जब उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाए भाई। जब वो दौड़ना शुरू करेगा, इनकी दोनों वेलोसिटीज़ का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाए। तो यही मेरे पास में इसको निकालने का हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो आप देखो इसके अंदर में कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर में कि जो मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये मेरे पास में साइन थीटा डिग्री है। और ये मेरे पास में वेलोसिटी मैंने मान ली थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि एक्चुअल में उसके ऊपर में गिर रही थी। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये मेरे पास में आएगा ये मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड, क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? अगर मैं इसको रिजोल्व करूँगा तो मेरे पास में साइन 30 हो जाएगा भाई। ये मेरे पास में साइन 30 डिग्री हो गया। और मुझे तो इसको देखना है ना कि मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहा है, या फिर जो मेरे पास में वेलोसिटी यहाँ पर निकाल के लेके आनी है। तो ये आपको लोगों को कितनी गिवन थी? ये 10 मेरे पास में गिवन थी भाई। जो मैन था वो मूव करना शुरू कर गया, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी ये स्पीड जो थी वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई है। और ये जो था मेरे पास में, इसका ये रिजल्टेंट कंपोनेंट है, ये मेरे पास में आ गया। ये क्यों निकाल रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे यही तो निकालना है कि जो मेरे पास में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द रेन ड्रॉप आर ईटिंग द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप। तो एक्चुअल स्पीड तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे ना। तो ये मेरे पास में आ गई। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? यहाँ से मेरे पास में v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, साइन 30 की वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या इसके अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, जो आप लोगों को कंसेप्ट जो छिपा हुआ था वो समझने वाला था। समझने वाला कंसेप्ट यही था कि पहले तो आपको ये देखना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन जो है वो 30 डिग्री एंगल बना के आ रही होंगी इस वर्टिकल के साथ में। अब उसने अपनी अम्ब्रेला फेंकी और अब उसको ऐसा फील हो रहा है कि
उसके सर के ऊपर में जो रेन ड्रॉप्स हैं वो गिरने लग रही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में उसको दो वेक्टर के अंदर मैं रिजोल्व कर लूँगा, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब मुझे निकालनी है बेसिक ये, क्योंकि एक्चुअल में उसने पूछा था कि एक्चुअल स्पीड क्या है मेरे पास में रेन ड्रॉप की, तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। तो यहाँ से मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे को गिवन थी कितनी 10, यहाँ पे मैंने उसको कंपेयर करवा दिया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन थीटा के साथ में। चलो और इसको सोल्व करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर आप लोगों के पास में इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात कर लेता हूँ इसके साथ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में क्या गिवन है, यहाँ पर आप लोगों से बोल रहे हैं ए पैसेंजर ट्रेन इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्सप्रेस ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड ऑन द सेम ट्रैक एंड रियर साइड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एट सम डिस्टेंस। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, इसके अंदर में इक्वेशन ऑफ मोशंस का बहुत खूबसूरत तरीके से यूज़ किया गया है। उसने कहा कि एक ट्रेन है मेरे पास में, जो पैसेंजर ट्रेन है, जो कि नॉर्मली हमारे पास में कम स्पीड से दौड़ती है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, अब क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है वो उसके पीछे दौड़ रही है, वो इस डायरेक्शन में दौड़ रही है और उसके पास में जो स्पीड है वो सेम ट्रैक के ऊपर में चल रही है 30 मीटर पर सेकंड, जो कि जाहिर सी बात है कि काफ़ी तेज़ी के साथ में दौड़ रही होगी। और इसने चीज़ दी है सेम ट्रैक पर दौड़ रही है और उसके पीछे से आ रही है वो ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एट सम डिस्टेंस। द ड्राइवर, क्वेश्चन समझना यहाँ पर, द ड्राइवर ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन का ड्राइवर है, अपनी ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के अंदर में, यहाँ से जो आ रहा है इसको ब्रेक लगाते हैं ताकि इसको हिट ना कर दे, क्योंकि ये भी तो आगे इसके सेम ट्रैक पर चल रही है। इफ़ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी कहानी देखो, इस एक्सप्रेस ट्रेन की कहानी देखो, इसका रिटार्डेशन होता है, जैसे मैंने कहा था ना कि एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, और डी एक्सेलेरेशन बोलो या फिर रिटार्डेशन बोलो तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। मान लो ये मेरे पास में 0 था पहले, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ गया, फिर मेरे पास में जो था 12 हो गया, 16 हो गया। इसके अंदर में उल्टा होगा, या अगर ये मेरे पास में 16 से मूव कर रही है, 16 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, और फाइनली ये 0 की तरफ में मूव करना चाहेगी। रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका रिटार्डेशन, या मैं बोलूँ कि इसका एक्सेलेरेशन दे दिया, जो कि रिटार्डेशन में हम उसका नेगेटिव साइन यूज़ कर लेते हैं, माइनस यूज़ हो जाएगा। ये मेरे पास में -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो रिटार्डेशन को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। द टाइम इन विच टू एक्सीडेंट इज़ अवॉइडेड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ये कह रहा है कि कितनी देर के बाद में जो ब्रेक है वो इसके अंदर में जो है टाइम लगेगा ताकि हमारे पास में एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड हो जाएं। तो देखो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो मैं कंसेप्ट यहाँ पर समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भाई दोनों के मेरे पास में क्या करना है, इनके स्पीड को रिड्यूस, इसको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी है ताकि इसका कोलिजन ना हो। ओके, अब इसको क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे हमें इसकी अप्रोच पर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल सा था कि मेरे पास में 2 ट्रैक्स पे मूव कर रही है, तो ये 5 है और 30 है, तो दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास में, सेम ट्रैक पर कर रहे होते हैं, इनको माइनस करना होता है। कितनी आगे मेरे पास में, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड आ गई मेरे पास में रिलेटिव वेलोसिटी। चलो भाई, अब देखो दूसरे में करना क्या है, दूसरे स्टेप के अंदर मैं बोल रहा है कि ताकि उनका कोलिजन कम हो जाए। इस दूसरे की बात करूँ मैं, पहली जो एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को जो था गिवन थी कितनी, 25 दे रखी थी शायद, हाँ बिल्कुल 25 यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को। और इसकी जो मेरे पास में इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 25 है, ये इसको कोलिजन ना कर जाए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसके साथ में 0 रखनी पड़ेगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे 0 रखनी पड़ेगी, और ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिसके साइड से इसको अगले वाली ट्रेन को ये लगेगा ना कि इसके पास में 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मीटर पर सेकंड से कोई ट्रेन इसकी तरफ में अप्रोच कर रही है। तो फाइनली इसको 0 करना है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे 0 करनी है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में कितनी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि दोनों को रिलेटिवली चल रही है, तो अगली वाली ट्रेन और पिछली वाली ट्रेन को इन दोनों के बीच में ऐसा फील होगा कि भाई ये ट्रेन मेरे पास 25 की स्पीड से अप्रोच कर रही है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर हमने यूज़ करना है। तो ये मेरे पास में 25 आ गई। अब एक्सेलेरेशन बताओ मुझे क्या रखना है, -4 रखना है, +4 रखना है। अब आपको जानकारी होगी कि मैंने ए बोला था, ये रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन में हमारे पास में 4 गिवन था, तो हम इसका रिटार्डेशन जो होगा उसकी वेलोसिटी को कम करता है, तो उसको नेगेटिव साइन से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन में मेरे पास में 4 आ जाएगा, और टाइम मुझे निकालना है। आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 25/4, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 6.25 सेकेंड आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। बाकी के